दोस्तों, जेपीएससी मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर 600 वर्ड में आंसर लिखना होता है। यानी कि काफ़ी लंबा लंबा आंसर लिखना है, और इतने लंबे आंसर में आप दिस डैट अगर भर दीजिएगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, क्या करना चाहिए, एक अच्छे आंसर किन बातों पर निर्भर करता है, अगर इस पे बात करें तो डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक अच्छा संतुलित आंसर जनरली दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कि आपका आंसर राइटिंग स्किल कैसा है, तरीका कैसा है क्वेश्चन लिखने का, और दूसरा आप कितने अच्छे से तथ्यों का प्रयोग करते हैं अपने उत्तर में। क्योंकि दोस्तों, आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, लिखने का जो तरीका है, यही एक ऐसा चीज है जो एग्जामिनर को आपके उत्तर को पढ़ने पर मजबूर करता है। वो पढ़ने पर विवश हो जाता है, उसको लगता है कि भाई कुछ तो बात है, बहुत बढ़िया से चीज़ों को लिखा है। और दूसरा चीज, जब वो उत्तर पढ़ता है तो उसमें तथ्यों का भरपूर समागम, एकदम अच्छे से जो आप तथ्यों का उपयोग करते हैं अपने आंसर में, तो वो दोस्तों आपको मार्क्स देने पर एग्जामिनर को विवश कर देता है। यानी कि अगर आपका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा है, अपने आंसर में फैक्ट को अच्छे से यूज करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अच्छा मार्क्स मेंस एग्जाम में मिलेगा। और इसी क्रम में डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए पेपर 3 का सामाजिक विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल पेपर 3 है ना, से मुगल चित्रकला पे आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मुगल चित्रकला पे आज विस्तृत डिस्कशन होगा, और मुगल चित्रकला आपका आज फिनिश हो जाएगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लगभग 5-6 किताब का कॉम्बिनेशन से जो भी तथ्य का उपयोग किया गया है वो है। 5-6 किताब आप पढ़िएगा तब मिलेगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस टाइप से अगर आंसर लिखा जाए तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम दास सर है, और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पे स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, मुगल चित्रकला, वैसे तो मुगल चित्रकला के बारे में आप लोग कई बार पढ़े होंगे, सभी कोई जानते हैं, और सभी को पता है क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बट जो आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है उसमें कई स्टूडेंट्स का जब कॉपी देखे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रॉपर, बहुत सारे स्टूडेंट का है ना लगा कि फैक्ट का कमी है, लिखने का तरीका में गड़बड़ है ना। तो बस उसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास है कि आपको बता सकें कि कैसे आंसर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए और मैक्सिमम मार्क्स गेन किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आज का जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन चित्रकला का विस्तार से वर्णन करें, है ना। और आप लोग जानते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला से अभी क्वेश्चंस आया भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है ना। ये पिछले बार भी जो है सो हमारा टॉप 75 क्वेश्चन का गेस्ट क्वेश्चन में ये था, है ना। हालांकि नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन वहां से आया, बट ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और इस बार 11th जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको गेस्ट कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों, आपको आंसर लिखने से पहले बता दें कि यही आंसर का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले बता दें कि यही आंसर बेस्ट नहीं है। हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही लिखो तभी मार्क्स मिलेगा। हम बस आपको बताना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है आंसर लिखने का। आप अगर इस टाइप से भी लिखिएगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, और आपको अच्छा लगेगा, कन्विंसिंग मेथड और तरीका लगेगा, आप बताइएगा। और इनफैक्ट आपको अगर लगेगा कि इस आंसर में ये भी होना चाहिए, इस फैक्ट को भी डालना चाहिए, इस फैक्ट की कमी है, या इस तरीके से और लिखा जाए तो इसमें और मार्क्स आ सकता है, तो यू आर वेलकम। आपका एडवाइस का है ना वेलकम है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में कि कैसा आंसर लगा आपको, आपके लिए ये आंसर कितना उपयोगी रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। मुगल कालीन चित्रकला का विस्तार से वर्णन करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी आंसर को लिखने से पहले एक छोटा सा भूमिका होना चाहिए। दोस्तों, भूमिका जो होता है ना, वो उसका क्या काम होता है, भूमिका जो होता है बेसिकली ऐसा होना चाहिए जिसमें, वैसे तो अलग अलग क्वेश्चन का भूमिका अलग तरीके से तैयार होता है, ठीक है, बट यहाँ पर जैसे चित्रकला है ना, मुगल चित्रकला, तो मुगल चित्रकला के बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएंगे, है ना, कि वो मुगल चित्रकला किस तरह का था, किस विषय पर आधारित था, किस प्रकार का चित्र बनाया जाता था, उसका विशेषता क्या था, समझ गए ना। यहाँ से हम लोग इस आंसर का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ अच्छा लाइन होना चाहिए, शुरुआत का लाइन जो है ना थोड़ा सा
टैगिंग ढूंढिए, है ना, कनेक्टिंग ढूंढिए जो कनेक्ट करे क्वेश्चन को। इस्लाम धर्म में, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, इस्लाम धर्म में चित्र बनाने पर पाबंदी के बावजूद मुगल काल में चित्रकला का काफी विकास हुआ। ये थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है, इस टाइप से जो है ना स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा लेने का हमेशा प्रयास कीजिए, क्योंकि शुरुआत का जो फर्स्ट पेज होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बताता है कि आपका उत्तर का दिशा क्या है ना, डायरेक्शन बताता है। और एग्जामिनर यही पूरा का पूरा फर्स्ट पेज पढ़ करके जो है ना समझ जाता है कि क्या क्या आप लिखने वाले हैं। तो आप देखिए शुरुआत का जो फर्स्ट पेज है, 2-3 पैराग्राफ है, उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस टाइप से तैयार किया गया। तो इस्लाम धर्म में चित्र बनाने पर पाबंदी के बावजूद मुगल काल में चित्रकला का काफी विकास हुआ। इस समय चित्रकला के प्रमुख विषय राज दरबार, राज परिवार, युद्ध, प्रकृति चित्रण, पुष्प, पक्षी आदि थे। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग चित्रकला का विषय क्या क्या था उसका हम लोग यहाँ पर चर्चा कर दिए। समझ गए ना, इस पर अब आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है। इस काल के चित्रों की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों छवि चित्र था, सजीव चित्रण, त्रिआयामी यानी कि 3D, है ना, लघु चित्र, मुड़क्का आदि थे। इन चित्रों को बनाने में मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। तो डियर फ्रेंड्स आप देखिए ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन में पहला चीज तो बताया गया है किस चीज के बारे में, कि भाई इस्लाम धर्म में चित्र बनाने पर पाबंदी के बावजूद मुगल काल में चित्रकला काफी विकास हुआ। दूसरा यहाँ पर फैक्ट क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का विषय, प्रमुख विषय क्या था। तीसरा चीज विशेषता क्या था, और किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था चित्र बनाने में। समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, हम लोग आते हैं बाबर पर। वैसे तो बाबर का मुगल कालीन चित्रकला में कोई योगदान नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल काल का शुरुआत ही बाबर से होता है ना, बाबर से होता है। तो यहाँ पर हम लोग बाबर का 1-2 लाइन में बस जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसलिए भी जिक्र करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक तरह से बता रहे हैं, इस चीज को हम लोग बता रहे हैं कि भाई मुगल काल में का शुरुआत चूंकि बाबर से हो रहा है, और बाबर के बाद इतना टाइम ही नहीं था कि भारत में वो चित्रकला का विकास कर सके, क्योंकि वो अब तो अपना अधिकतर समय जो है युद्ध में ही बिता दिया, और उसके बाद उसका जो है मृत्यु हो गया, है ना। तो दोस्तों समझिएगा इस चीज पे क्या लिखा गया इसके बारे में, कि बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद का उल्लेख मिलता है, जो कि प्रकृति चित्रण में निपुण था, है ना। बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाबर का आत्मकथा तुजुके बाबरी जो है, इसमें हम लोग किसका उल्लेख मिलता है, बिहजाद का उल्लेख मिलता है, बिहजाद का उल्लेख मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बाबर भी जो है चित्रकला से कनेक्टेड था, लेकिन भारत में चूंकि उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो चित्रकला पर ध्यान दे सके, इसलिए यहाँ पर हम लोग बाबर के बारे में ये चीज ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ गया ना, ये बात रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 लाइन बस आप लिख दीजिए, है ना। ये कि बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद का उल्लेख मिलता है, जो कि प्रकृति चित्रण में निपुण था, और बेहजाद को पूर्वकार राफेल कहा जाता है। ये लाइन लिख करके हम लोग अब आ जाएंगे आगे। अब अगला लाइन जो होगा ये डिसाइड करेगा कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास भी ना इतना टाइम नहीं रहता है कि आप दिस डाट लिख दीजिएगा तो वो बैठ के पढ़ते रहेगा, है ना। वैसे तो बोला जाता है, क्योंकि एग्जामिनर देखिए बहुत सारे आप सर लोगों को सुने होंगे, है ना, तो उन लोगों का क्या कहना है कि भाई एग्जामिनर जो है ना इतना कॉपी चेक कर करके कर चुका रहता है, अनुभव बोलिए या फिर बोलिए कर करके परेशान हो जाता है ना, वो भांप लेता है कि एग्जामिनर वो क्या लिखा है और कैसे लिखा है। तो सरसरी निगाह से आपके कॉपी को देख लिया, नंबर बैठा दिया। और एक होता है कि भाई प्रॉपर पढ़ना, तो प्रॉपर पढ़ेगा तब तो बढ़िया नंबर देगा। ध्यान दीजिएगा आगे जो है आंसर का जो फॉर्मेशन किया गया है वो कुछ इस टाइप से, एक डायग्राम का क्या आप हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं मुगल चित्रकला का, तो मुगल चित्रकला लिख दिए, और यहाँ से हम लोग बताएंगे, है ना, मुगल काल में जो प्रमुख सम्राट थे वो कौन कौन थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बेसिकली हम लोग इसी का बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबर और औरंगजेब का नाम जो है सो यहाँ पर
नहीं आता है। समझ गए ना, चित्रकला का जब विकास का बात किया जाता है तो भारत में। और प्रमुख चित्रकार इनसे संबंधित जो है इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मीर सैयद, अब्दुल समद, अकबर के समय का दसवंत, बसावन, मिस्किन, फारूक बेग, जहांगीर के समय का अकारिजा, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, शाहजहां के समय का फकीर उल्लाह, मीर हासिम और मुरार। डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आप लिखे हैं ना, ये जो डायग्राम आप बनाए हैं, यहाँ से ये एग्जामिनर को पता चल जा रहा है कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में है और आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से प्रमुख चित्र भी लिख सकते हैं, एक लाइन देकर के, प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र यानी कि आप जो है यहाँ पर किस चीज के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। मुगल चित्रकला में आपका आंसर का जो फॉर्मेशन होने वाला है उसका डायरेक्शन ये बता दे रहा है। समझ गए ना, यानी कि जो एग्जामिनर खोजना चाह रहा था वो उसको यहीं पर मिल गया। बात समझ पा रहे हैं। तो ये डायग्राम जो है कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसे डायग्राम बनाया कीजिए, इससे आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। ज्योग्राफी अगर का आंसर लिख रहे हैं तुरंत जो है, जहाँ पर झारखंड का नक्शा बनाने की जरूरत है झारखंड का नक्शा बना दीजिए, भारत का नक्शा बना करके रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना। भले ही आप टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बनाइए लेकिन मैप जरूर बना दिया कीजिए, है ना। इनफैक्ट हिस्ट्री वगैरह में भी जहाँ पर आप लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, पाई चार्ट से कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं दिखा दीजिए, बहुत ही प्लस पॉइंट माना जाता है। और इतना लंबा आंसर में ये चीज़ होना भी चाहिए, इससे आपका आंसर जो है ना बोल सकते हैं अच्छा होता है, खूबसूरत होता है ना। तो ये हम लोग लिख दिए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हुमायूं से, है ना। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई। हुमायूं अपने निर्वासित काल में जब वे फारस के शाह के यहाँ शरण लिए थे, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली से मिले, जिसे मुगल चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है ना। लाइन फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा जब आप लिखते हैं तो, है ना, क्योंकि कई बार लिखते कुछ हैं और मीनिंग कुछ और आ जाता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका चर्चा किए, अब्दुल समद और मीर सैयद का चर्चा किए, जिसको मुगल चित्रकला का संस्थापक बोला जाता है। और मीर सैयद और अब्दुल समद के द्वारा बनाए गए जो चित्र है उस पर भी चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दो तीन चित्र है यहाँ पर। एक तो चावल के दाने पर चौगान का खेल, जिसमें दर्शकों को भी चित्रित किया गया था, ठीक है। तारीख है खानदाने तैमूरिया तथा हमजा नामा अत्यधिक प्रसिद्ध था, ठीक है। इनके द्वारा जो है मीर सैयद और अब्दुल समद के द्वारा जो बनाया गया चित्र था, ये तीनों चित्र का हम लोग यहाँ पर चर्चा किए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर चर्चा किए। हमजा नामा का देखिए आगे चर्चा किया गया है। हमजा नामा का इसलिए चर्चा किया गया है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हमजा नामा इसको दास्तान ए अमीर हमजा, जिसमें पैगंबर के चाचा के वीरतापूर्ण कार्य को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, को चित्रित करने में 15 वर्षों का समय लगा तथा 100 से भी अधिक चित्रकारों ने इसमें चित्र बनाए। इसको इसलिए चित्र यहाँ पर डिस्कशन किया गया है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इसी के लिए जो है ध्यान दीजिएगा, मीर सैयद को जो है ना, सैयद अली को जो है, मीर सैयद को नादिरुल असर का उपाधि दिया गया था इसी के लिए, इसलिए इसको जो है ना डिस्कस करना जरूरी था। देखिए, मुल्ला अलाउद्दीन कजवानी, है ना, ने हमजा नामा को हुमायूं की मस्तिष्क का उपज कहा। हमजा नामा अब्दुल समद के निर्देशन में तथा मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में तैयार हुआ। इनके कार्यों से प्रसन्न होकर हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिरुल अस्र की उपाधि दिया था, है ना, उपाधि दिया था। तो दोस्तों, जो भी उपाधि है इन सब को भी मेंशन करना पड़ेगा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप इंक्लूड करेंगे, इन्हीं सब से मार्क्स मिलेगा। जब एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करता है तो उसके पास कुछ पर्टिकुलर फैक्ट का डेटा होता है कि भाई ये चीज़ आंसर में होना चाहिए, और वो सब चीज़ उसको आंसर में मिल जाता है तो वो बढ़िया मार्क्स देता है। और वो सब चीज़ मिसिंग रहता है, जितना मिसिंग रहता है उसी के अनुपात में आपको मार्क्स मिल जाता है। समझ पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जो आंसर आता है वो एस्से टाइप का जाता है, तो एस्से टाइप का अगर आंसर लिखिएगा तो फिर मार्क्स आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हुमायूं के बाद अब हम लोग बात करेंगे किस पर, अकबर पर, है ना, अकबर कालीन चित्रकला। तो पैराग्राफ चेंज करके आप अकबर के बारे में लिखिएगा, है ना। अकबर कालीन चित्रकला के बारे में आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है। दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा गया है, सोर्स। सबसे पहले क्या लिखा गया है, सोर्स। सोर्स बताना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज के बारे में आप बोलते हैं ना, ये चित्र का इसका वर्णन यहाँ पे है, तो एक सपोर्ट मिलता है आपके स्टेटमेंट का। ऐसा नहीं लगता है कि आप हवा में बात कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आईने अकबरी में मिलता है, सेंटेंस का शुरुआत देखिए सपोर्टिव लाइन से किया गया है। इस समय इस समय यहाँ पे समय होगा, इस समय अब्दुस समद और मीर सैयद अली के अलावा कुल 15 प्रमुख चित्रकार थे, अर्थात आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अधिकांश हिंदू थे। दोस्तों ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस लाइन से हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि मुगलकालीन चित्रकला में केवल जो है मुसलमानों का ही भागीदारी था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसमें अधिकांश हिंदू थे, यानी कि मुगल चित्रकला जो है धर्मनिरपेक्षता को शो कर रहा है कहीं ना कहीं, और अभिजात वर्गीय आप बोल सकते हैं, है ना, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अकबर के समय दशवंत, अब कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। दशवंत तथा बसावन ने अपनी चित्रकारी से काफी प्रसिद्धि पाई। बसावन किस प्रकार का चित्र बताना था वो लिखना पड़ेगा आपको। बसावन छवि चित्र, भूदृश्यों के चित्र तथा व्यंग चित्र बनाने में निपुण था। उसने एक कृषक काय घोड़ा, जो सबसे देखिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र था, उसके बारे में जरूर से मेंशन कीजिए, क्योंकि वो सब एग्जामिनर खोजता है आपके आंसर में। उसने एक कृषक काय घोड़ा के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र तथा अनवर ए सुहेली नामक चित्र, जो बाबरनामा में उल्लेख जिसका मिलता है ना, बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्लैश करके लिख दिए बाबरनामा में उल्लेख, हो गया, यह इसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है, समझ गया ना। इसको बोलते हैं सपोर्ट देना, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट देना। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट दीजिएगा, सपोर्टिव बनाइएगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, और इसी चीज की तो आवश्यकता है ना। कैसे अच्छा मार्क्स गेन किया जाए, आंसर राइटिंग किस प्रकार किया जाए। दोस्तों आंसर राइटिंग एक दिन का गेम नहीं है, आपको लगातार लिखना पड़ेगा, साथ में किसी के गाइडेंस में आकर के लिखना पड़ेगा, ताकि आपको इस बात का पता चले कि आप क्या कमी है आपके उत्तर में। क्योंकि आप तो किताब से देख करके लिख रहे हैं, इंटरनेट से देख करके लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया आंसर है ना। किसी को भी अपना आंसर खराब नहीं लगता है। आपको लग रहा है बहुत बढ़िया लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर आप किसी को दिखाइएगा तब तो पता चलेगा कि भाई इसमें ये चीज कमी है, इसमें यहाँ मेंशन नहीं है ये चीज, इस फैक्ट का कमी है। या फिर आप भूमिका सही नहीं लिखे हैं, बॉडी तैयार अच्छा से नहीं किए हैं, क्वेश्चन का निष्कर्ष सही नहीं लिखे हैं, कंक्लूजन गलत लिखे हैं, ये कैसे पता चलेगा। जब तक आप किसी को दिखाइएगा नहीं तो नहीं पता चलेगा, है ना। खुद से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन डेली लिखते 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 एक अच्छे गाइडेंस में अगर आप काम कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका लेवल अच्छा होगा। और ये जो जेपीएससी एग्जाम होता है ना, जेपीएससी एग्जाम, इसका सिलेबस भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन डियर स्टूडेंट्स चूंकि सिलेबस पैटर्न सब कुछ फिक्स है, पता है कि भाई ये टॉपिक से आने वाला है, तो अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक पर भी काम कर लेते हैं ना सही तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तो क्वेश्चंस वहीं से आता है, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाता है। तो भले ही टॉपिक बहुत बड़ा हो, लेकिन ये बात पता रहता है सभी को कि भाई किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आने वाला है ना। चाहे वो जेपीएससी एग्जाम हो चाहे बीपीएससी एग्जाम हो, दोनों जगह का बोल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या काम करना है, आपको उन सभी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से, है ना, किसी के मार्गदर्शन में अच्छे से तैयार करना है ना। अच्छा तैयार किया हुआ आंसर रहेगा तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़िया मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अबुल फजल के अनुसार बसावन विश्व के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं। इनके चित्रकारी में छवि तथा भाव में सजीवता दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये लिख दिए। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। अकबर के समय में ही रजमनामा
इससे पहले था हमजानामा, अभी क्या चीज की बात करें, रजनामा। रजनामा जिसमें महाभारत के परिदृश्यों को चित्रित किया गया है का निर्माण हुआ। रजमनामा को देखिए, महत्वपूर्ण चित्र का ऑलवेज डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। महत्वपूर्ण चित्र का डिस्कशन अगर आप सही से नहीं कीजिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, एग्जामिनर उस चीज को ढूंढता है, ध्यान रखिएगा। रजमनामा को मीर मोहम्मद शरीफ अब्दुल समद का पुत्र था के पर्यवेक्षण में तैयार किया गया और दसवंत के चित्र रजमनामा के अलावा, ध्यान देखिए, दसवंत के चित्र रजमनामा के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों इसी समय अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, है ना। अब्दुल समद को किस चीज का उपाधि मिला था, सीरी कलम का उपाधि मिला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो उपाधि है, प्रमुख चित्र है, उसका जो वर्णन है, इसको करना जरूरी है ना, क्योंकि इसी चित्र से पता चलता है कि भाई अकबर में के काल में ऐसा नहीं था खाली जो है सो अकबर कालीन दरबार का ही बनता था, है ना। अब देखिए महाभारत के चित्रों को भी ये किया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, समझ गए। तो यहाँ से एक डिफरेंट मैसेज आता है जो कि आप इस चित्र का वर्णन कीजिएगा तभी पता चलेगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पर जो है रजमनामा का वर्णन करना भी जरूरी था आंसर में। अब देखिए दोस्तों अकबर के काल की चित्रकला की कुछ और विशेषता। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकला यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई। आपको चूंकि ये पहली बार शुरुआत हुई इसलिए इसको लिखना जरूरी है, मार्क्स मिलेगा आपको। इसी समय ईरानी सपाट शैली एवं भारतीय वृत्ताकार शैली को मिलाने से चित्रकला में त्रिविमीय प्रभाव 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको भी मेंशन यहीं पे करना है। आप बोल सकते हैं इसको मुगल चित्रकला की विशेषता में भी आप इसको डाल सकते हैं, है ना, लेकिन विशेषता में क्यों डाले इसको हम लोग, अकबर के समय में ये चीज हुआ तो अकबरकालीन चित्रकला में हम लोग इसको डाल रहे हैं, समझ गए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग लिखते हैं अकबर काल के चित्रकला की विशेषता को अलग से बना के लिख दिए, भाई उसको लिखने का जरूरत नहीं है ना, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप अकबरकालीन चित्रकला में ही उसको शामिल कीजिए। इसी समय यूरोपियन आर्ट ऑफ पेंटिंग मेडोना एंड चाइल्ड को मुगल चित्रकला में ढालकर तैयार किया गया था। दोस्तों मेडोना एंड चाइल्ड जो है पेंटिंग जो था यूरोपियन आर्ट की पेंटिंग, है ना, काफी फेमस था, इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड करना जरूरी था। अकबर के अनुसार चित्रकला अल्लाह की प्राप्ति का सुगम रास्ता है। अगला लाइन देखिएगा, स्टेप चेंज करके लिखा गया है कि अकबर के अनुसार चित्रकला अल्लाह की प्राप्ति का सुगम रास्ता था और उन सभी से घृणा प्राप्त करता हूँ, सुगम रास्ता है और यहाँ पे होगा मैं उन सभी से घृणा प्राप्त करता हूँ जो चित्रकला पसंद नहीं करते हैं। अकबर के समय कुछ अन्य प्रमुख चित्रकार कौन थे, मिस्किन थे, है ना, फारूक बेग थे और अकारिजा थे, है ना। मिस्किन, फारूक बेग, अकारिजा का भी यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा और ये किस प्रकार का चित्र बनाते थे ये भी बताना होगा। दोस्तों मिस्किन जो है सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकार थे। फारूक बेग कागज पर छोटे छोटे चित्र बनाने की शुरुआत की और अकारिजा जो है वो प्रतिलिपियां यानी कि जेरॉक्स बनाने में निपुण थे। तो ये हम लोग बताएं कि भाई मिस्किन, फारूक बेग, अकारिजा, है ना, इनके बारे में बताएंगे। ये अकबर के काल में ही चित्र बनाना स्टार्ट किए थे, है ना, और साथ में हम लोग ये भी बताएं कि ये मुगल काल में किस प्रकार का चित्र बनाते थे, ठीक है। तो यानी कि उनका नाम बताया खाली नहीं छोड़ना है, उनको विशेषता भी जो है आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, विशेषता भी बताना है। अब आगे आइए, अकबर के बाद दोस्तों आ जाता है जहांगीर का काल। किसका काल आता है, जहांगीर का काल। तो जहांगीर का काल जैसा कि आप लोग जानते हैं मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है ना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसका हम लोग किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे, है ना, कि किसी भी काल को स्वर्ण काल करने का क्या क्या मानदंड होना चाहिए, है ना, मापदंड होना चाहिए, इस पर हम लोग किसी और क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल चित्रकला। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय ध्यान रखिएगा अकारिजा ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की जहां नियमित रूप से चित्र बनाए जाते थे। फारूक बेग देखिए, फारूक बेग ने सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया तथा बिशन दास
जो कि जहांगीर के काल में अग्रणी चित्रकार थे, फारस के शाह अब्बास तथा उनके परिवारजनों का चित्र बनाए। तो इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट चित्र बनाया गया उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा कर दिए, है ना। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसका डिस्क्रिप्शन एग्जामिनर खोजता है। क्योंकि देखिए मुगल चित्रकला क्या है ना, मुगल चित्रकला का विस्तार से वर्णन करे, सब लिख देगा, इस पे सब लिख देगा, लेकिन सब लिखेगा स्टोरी टाइप का, निबंध टाइप का लिख देगा, है ना। तो इस पर किसको कितना मार्क्स मिलेगा, कैसे डिसाइड होगा? दोस्तों ये डिसाइड करेगा फैक्ट, कितना अच्छे से आप फैक्ट का उपयोग किए हैं, और दूसरा चीज डिसाइड करेगा कि आपका आंसर राइटिंग स्किल कितने अच्छे तरीके से आप लिखते हैं। डायग्राम की हेल्प से बताए हैं, है जैसे शुरुआत में ही डायग्राम बता दिए क्या लिखने वाले हैं, है ना, क्या आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, भूमिका लिखे हैं, बॉडी तैयार किए हैं, एक एक जो सम्राट थे सबके बारे में अच्छे अच्छे से, सम्राट के समय के चित्रकार के बारे में अच्छे से लिखे हैं। तो फैक्ट डिसाइड करेगा कि किसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। अदरवाइज ये जो हिस्ट्री होता है ना, इसमें बड़ी खराब मार्क्स मिलता है, ध्यान रखिएगा, एकदम जनरल मार्किंग कर देता है, ठीक है। 10 12 15 मार्क्स भी आपको दे सकता है अगर सही से नहीं लिखिएगा तो, फैक्ट सही नहीं रहेगा तो। क्योंकि अब गुप्त काल के बारे में लिखना है, चोल साम्राज्य के बारे में लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखना है, सभी लिख देता है, सब लिख देता है। लेकिन पता चला कि आप लिखे हैं 10 लाइन और काम का लाइन कितना है उसमें 2 ठो, फैक्ट कितना है 2 ठो, 10 लाइन में फैक्ट है 2, है ना, बाकी बात पूरा कहानी है दिस दैट से नंबर नहीं मिलेगा, है ना। आपका तथ्य सही होना चाहिए। जैसे कि देखिए उस्ताद मंसूर पक्षियों एवं पुष्पों के चित्र बनाने में निपुण थे। उन्होंने साइबेरिया का अनोखा सारस एवं बंगाल का अनोखा पुष्प को चित्रित किया। समझ गए ना, यहाँ पे हम लोग उस्ताद मंसूर के बारे में बता रहे हैं, और उस्ताद मंसूर किस प्रकार का चित्र बनाए हैं वो बता रहे हैं, उनका फेमस ये चित्र है ना। और जिसके लिए जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्तर की उपाधि दी, नादिर उल अस्तर की उपाधि दी। दोस्तों ये लाइन जब आप पढ़ते हैं ना तो आप देखिए खाली फैक्ट से भरा हुआ है, सेंटेंस में वर्ड कम इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इसी चीज का तो डिमांड है ना। अगर आप इस तरह से आंसर लिखिएगा तो डेफिनेटली आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, और इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं जेपीएससी एग्जाम में, है ना। आपके समक्ष जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के रूप में है जो अच्छा मार्क्स ला करके सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो आपका ये जो क्लास है, इस क्लास का पीडीएफ जो है, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा कहाँ पर, तो दास सर लर्निंग ऐप पर, दास सर लर्निंग ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर 6200346305 पर मैसेज करके इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। पीडीएफ को लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और फिर देखिए कि कहाँ कहाँ मिसिंग था, आपका जो नोट्स है उसमें क्या क्या चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, और उसके आधार पर एक अपना शानदार आंसर तैयार कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, है ना। देखिए आंसर राइटिंग सेशन का जो महत्वपूर्ण काम होता है ना, वो बेसिकली यही रहता है कि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स सब है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, समझ गया ना, तो वो टॉपिक सबको एक अच्छे तरीके से तैयार करें। क्योंकि एग्जाम में जो आपका तैयार किया हुआ टॉपिक अगर आ रहा है तो वो जो आंसर आप लिख दीजिएगा ना, तो उस पर 75% तक मार्क्स मिलने का पूरा चांस रहता है। और एट रैंडम जो आप लिखिएगा ना, तो उस आंसर का वो लेवल नहीं रहता है जो लेवल का एक्चुअल में आवश्यकता होती है एग्जाम में, समझ गए ना। इसलिए मैक्सिमम टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। मैक्सिमम टॉपिक का मतलब ये नहीं कि जो है सो पूरा का पूरा सिलेबस, मैक्सिमम टॉपिक का मतलब ये हुआ कि पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 से कम 40 क्वेश्चन, 40 टॉपिक कम से कम जो है अगर आप हर एक जगह से सेट कर लेते हैं तो फिर आपका आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, उसी सब सेक्शन से आ जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा तो, और आलतू फालतू क्वेश्चन ही आएगा तो भी आ जाएगा, है ना। बट आप में आंसर राइटिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब देखिए फिजिक्स से जैसे आप मान लीजिए पेपर 6 से 40 टॉपिक लिए, 40 टॉपिक लिए तो आप 8 टॉपिक लिए। फिजिक्स से अगर आप 8 टॉपिक पढ़ लीजिएगा ना तो गारंटी है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ गए? गारंटी है, क्योंकि उससे ज्यादा टॉपिक ही नहीं है। तो आप तो ऑलमोस्ट कवर कर जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट कवर कर लीजिएगा, अपने स्टाइल में एक अच्छा आंसर तैयार कर लीजिएगा तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स बढ़िया मार्क्स आएगा, है ना। इस बात पे ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अबुल हसन इस काल के प्रमुख छवि चित्रकारी के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने तुजुक जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया। ध्यान दीजिएगा, तुजुक जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है उसमें अकबर, इसमें जहांगीर को दिखाया गया है, एकदम इस टाइप से खड़े हैं जहांगीर, है ना, और एक बहुत ही भव्य चित्रण किया गया है जहांगीर का। तो तुजुक जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है इसमें किसको दिखाया गया है, इसका चित्रकारी कौन किए थे, याद रखिएगा, अबुल हसन। इसमें जहांगीर को सिंहासन पर बैठते हुए दिखाया गया है। ड्यूटर के सेंट पॉल का चित्र भी अबुल हसन ने ही बनाया था। इसे नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ से यहाँ तक देखिए खाली फैक्ट्स है ना, और इस फैक्ट्स के आधार पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उपाधि भी दिया गया इसी के आधार पे, है ना। तो आप देखिए इन सभी चीजों को अगर लिखिएगा तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है एक अच्छा आंसर के रूप में तैयार होगा, है ना। आगे देखिएगा, मनोहर जो कि बसावन का पुत्र था, छवि चित्र बनाने में निपुण था, निपुणता हासिल की थी। उसने शहजादे, अमीरों, विदेशी राजदूतों, समूहों के चित्र बनाए तथा प्रसिद्ध चित्रकार दौलत ने जहांगीर के कहने पर चित्रकारों का अबुल हसन, बिशनदास, गोवर्धन तथा स्वयं की भी चित्र बनाया, छवि चित्र बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन द्वारा लंदन के संग्रहालय में रखे चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र, जिसे अलग अलग भावों को दर्शाया गया है, को बनाया गया था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चित्र था उस समय का, है ना। अब आपके आंसर में इसका डिस्कशन ही नहीं है, तो आपके आंसर में इसका डिस्कशन ही नहीं है तो एग्जामिनर क्वेश्चन का आपका मार्क्स काटेगा कि नहीं काटेगा, डेफिनेटली काटेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आपको एक सटीक गाइडेंस में आकर के आपको आंसर लिखना चाहिए, और आपका जो आंसर है उसको चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको तो लगेगा ही कि आपका बढ़िया आंसर है ना। आप लेकिन आप किसी से दिखाइएगा तब तो पता चलेगा भाई क्या क्या मिसिंग है, फैक्ट्स का कहाँ कहाँ कमी है ना। और इतना फैक्ट जो है ना आपको 5 किताब पढ़िएगा तब जाके मिलेगा, कोई भी एक किताब में सारा का सारा नहीं मिलेगा, ये बता दे रहे हैं। बहुत मेहनत से तैयार करते हैं आपके लिए, है ना। इसलिए लाइक और शेयर तो बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, है ना। कमेंट में बताइए कैसा सेशन लगा, ताकि और किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, जरूर से कोशिश करेंगे आपके लिए आंसर राइटिंग का नेक्स्ट सेशन में जो है कुछ नया शानदार और कुछ नया बताने का। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस समय चित्रकारों में यूरोपीय प्रभाव, इस समय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रों में प्रकाश, छाया, घुमरते बादल को दर्शाया गया है तथा तेल चित्र तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। यानी कि अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, हम लोग बात कर रहे हैं जहांगीर के समय का जो चित्रकार है ना, इसका और उस समय का विशेषता भी हम लोग बता दिए ना। लास्ट लाइन है, जहांगीर चित्रकला में इतना निपुण थे कि उन्हें कोई चित्र दिखाया जाता था तो वे बता देते थे कि ये चित्र या उसके अंश किसने बनाया, चाहे वो चित्र सामूहिक रूप से ही क्यों नहीं बनाया गया हो। दोस्तों, एक एक फैक्ट को इंक्लूड कर दिए हैं आंसर में, एक एक फैक्ट को इंक्लूड कर दिए हैं। आपके लिए एक समस्या ये भी आएगा कि भाई इतना सारा फैक्ट याद कैसे करें। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आवश्यक है आंसर फॉर्मेटिंग का। एक कॉपी बना लीजिए आंसर फॉर्मेटिंग का, है ना। मुगल चित्रकला लिखिए और वहां पे आंसर फॉर्मेट तैयार कीजिए और उस आंसर फॉर्मेट को रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप इस पूरा का पूरा आंसर को रट के लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा। सो आंसर फॉर्मेटिंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आंसर फॉर्मेटिंग आज से ही कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए, है ना। शाहजहां को चित्रकला में विशेष रुचि नहीं होने के कारण इस काल में मुगल चित्रकला कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है ना। देखिए एक तो बात तो आपको बता दें कि अपने आंसर में आलतू फालतू चीज मत लिखिए। आप पूरा का पूरा आंसर अभी तक पढ़े हैं, एक भी लाइन आलतू फालतू है क्या, आउट ऑफ टेक्स्ट है क्या? आउट ऑफ टेक्स्ट बात ही नहीं करना है आपको, टू द पॉइंट बात करना है, और वो जो बात है वो क्वेश्चन से संबंधित होना चाहिए, है ना। अब हम लोग आलतू फालतू बात लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा,
है ना। कुछ भी मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत लिखिए। अब यहाँ पर लिखिएगा शाहजहां जो है स्थापत्य कला में रुचि रखता था, है ना, ये इमारत बनाया था, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। चित्रकला के बारे में पूछ रहा है, स्थापत्य कला के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां को दैवीय संरक्षण में चित्र बनवाना पसंद था, अर्थात चित्र में सिर के पीछे प्रभामंडल, है ना, दैवीय संरक्षण का मतलब क्या हुआ, चित्र के पीछे प्रभामंडल रहता था, है ना, को दर्शाया जाता था। भारतीय संग्रहालय में रखे एक चित्र में शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दर्शाया गया। अब देखिए यहाँ पर जो है शाहजहां के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तथ्य था, उसको इंक्लूड किए, शाहजहां का वाला सेशन खत्म हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है कि इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार शाहजहां के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मोहम्मद फकीर उल्मा, मीर हासिम, मुरार आदि थे। इस समय बाइट चित्रकारी अर्थात फूल पत्ती से सजावट, चित्रों में स्वाभाविकता के स्थान पर तरक भरक, कृत्रिम तथा स्वर्ण रंग का प्रयोग का विकास हुआ। समझ गए ना, यानी कि शाहजहां कालीन चित्रकारी का क्या विशेषता था उसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर दिए। समझ गए ना, शाहजहां के बारे में बताएं कि भाई किस प्रकार का चित्र बनवाना शाहजहां को पसंद था, किस प्रकार का शाहजहां का चित्र बनता था, है ना, उसका विशेषता क्या था। तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या किए, मेंशन किए, है ना। तो ये आपका शाहजहां खत्म हो गया। बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा लिखना भी नहीं है, 600 वर्ड में ही लिखना है ना, और उसको एंड करना है। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के काल में केंद्रीय चित्रकला का पतन हो जाता है। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम धर्म के विरुद्ध बताया था, है ना। मनुची के अनुसार औरंगजेब के आदेश से अकबर के मकबरों का चित्र पुतवा दिया गया था। ठीक है, मनुची के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग औरंगजेब के बारे में यहाँ पे मेंशन किए। अब हम लोग आ जाएंगे कि भाई औरंगजेब को चूंकि रुचि नहीं था, अकबर का मकबरा को भी वो चित्रकला को पुतवा दिया था, तो फिर आगे का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दोस्तों परिणाम क्या निकला इसका समझिएगा कि औरंगजेब को चित्रकला में कोई रुचि नहीं होने के कारण केंद्रीय चित्रकला के स्थान पर क्षेत्रीय शैली का उदय हुआ, है ना। यानी कि अब जो है यहीं से मुगल चित्रकला क्या होता है, पतन पूरे तरह से दिखाई देता है, और यहाँ से क्या हो रहा है, क्षेत्रीय शैली का विकास हो रहा है ना, उदय हुआ, जो कि बाद में कांगड़ा शैली, हिमाचल शैली, किशनगढ़ शैली, पटना कलम इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध हुई, है ना। ये था मुगल चित्रकला का परिणाम, है ना। फाइनली औरंगजेब का शासनकाल के बाद का समय का जो ये परिणाम था उसको हम लोग मेंशन किए, और 2 लाइन हम लोग मुगल चित्रकला के बारे में ये बताएं कि मुगल चित्रकला धर्मनिरपेक्ष तथा अभिजात वर्गीय थी, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार का चित्र देखें, यानी कि यहाँ पे हम लोग मुस्लिम चित्रकार लोग भी थे, है ना, लेकिन हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर महाभारत के परिदृश्यों का भी चित्रण किया गया था रजमनामा में, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मुगल चित्रकला धर्मनिरपेक्ष तथा अभिजात वर्गीय थी, और इसमें पौराणिक काव्य ग्रंथों में चित्र तथा उस समय की संस्कृति का चित्र बहुत अच्छे से किया गया है ना, अच्छे से दर्शाया गया है, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को एंड कर दिए हैं, यहाँ पर इस आंसर को एंड कर दिए हैं। तो लगभग 600 से 650 वर्ड में आप इस आंसर को लिखेंगे, और बेहतरीन तरीके से एक एक कंटेंट को अगर यूज कर दिए दोस्तों तो डेफिनेटली आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। और आपको कंटेंट को यूज करना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ते हैं, और अपना जो है सो डेली बेसिस पे आंसर तैयार करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा कलेक्शन होगा मेंस के लिए, जेपीएससी मेंस के लिए। तो आज ही से शुरुआत कीजिए आंसर लिखना, क्योंकि उत्तर लिखना सबसे कठिन काम है। आंसर जो है ना कोई भी नहीं लिखना चाहता है, भले आपको बोल दें कि भाई आप 5 पेज पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो आप 1 पेज लिखने में 1 घंटा लगा देते हैं। आप सोच ही नहीं पाते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें। तो इसका शुरुआत तो करना होगा, तो डेफिनेटली आज से ही शुरुआत कीजिए। और अगर आप हमसे आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर इस नंबर पर संपर्क कीजिए, है ना।
सेशन अटेंड कीजिए, देखिए कि क्या होता है आंसर राइटिंग, कैसे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे जेपीएससी मेंस को आंसर राइटिंग की हेल्प से कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि और सब स्टूडेंट भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, इस चैनल पर दिए गए कंटेंट का लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।